हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। हमने कल नया टॉपिक चालू किया था, उसका नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या, हमने एक्सेप्ट किया है कि हमारा अकाउंटेंट कभी कभी गलतियां कर सकता है और गलतियां किए हुए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यूज़ करते हुए अगर हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगे। ऐसे गलत फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर हम बैंक के पास देंगे तो बैंक भी गलती से ज़्यादा लोन सैंक्शन कर सकती है या फिर कम लोन सैंक्शन कर सकती है। बैंक ने कम लोन सैंक्शन किया तो आपका बिजनेस अटक जाएगा। बैंक ने ज़्यादा लोन सैंक्शन किया और आपके बिजनेस की उस लोन को रिपे करने की ताकत नहीं रहेगी तो इन दैट केस बैंक का पैसा डूब जाएगा और पूरे इकोनॉमी को झटका लगेगा। ये नहीं होना चाहिए। हमने अगर गलत बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए रहेंगे तो फिनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे और उसके बेसिस पे अपना इनकम टैक्स का लायबिलिटी गलत हो जाएगा। अगर हमने गलती से कम टैक्स भर दिया रहेगा तो बाद में कभी ना कभी केस फिर से खुल जाएगा और जब खुलेगा तो इन दैट केस एक्स्ट्रा पेनल्टी, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए। अगर हमने गलती से ज़्यादा टैक्स भर दिया रहेगा तो अपने को उसका रिफंड तो मिलने वाला है नहीं, तो इट विल बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इसके लिए नंबर 1, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलतियां हो सकती है, ये हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। नंबर 2, ये गलतियों को अगर हम वैसा ही रखने को देंगे तो टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ गड़बड़ हो जाएगी, लेंडर्स के साथ गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपकी कंपनी है और आप शेयर मार्केट में पैसा रेस करना चाहते हो तो दुनिया के साथ गड़बड़ हो जाएगी, पूरी इकोनॉमी को झटका लग जाएगा। इसका मतलब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि नंबर 1, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने में गलतियां हो सकती है, एक्सेप्ट करना, और नंबर 2, वो गलतियों को सुधारने का, उनको रेक्टिफाई करने का तरीका ढूंढ के निकालना। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स। सर एकदम सिंपल है। रेक्टिफाई कैसे करने का है? रेक्टिफाई हम लोग क्या करेंगे, रबर से या फिर इरेजर से हम लोग उसको फटाफट से इरेज कर देंगे और बाद में उसकी जगह पे नया चीज़ लिख देंगे। मैं बोलूँगा नहीं भाई, ये अकाउंट्स है, ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सचमुच में गलती है, आप उसको इरेज करके वहाँ पे करेक्ट अमाउंट या फिर करेक्ट एंट्री लिखना चाहते हो। ये पहला पॉइंट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी अकाउंटेंट ने फ्रॉड किया रहेगा। ठीक से सुनिएगा, किसी किसी अकाउंटेंट ने फ्रॉड किया रहेगा और बाद में जब उसको समझ में आ रहा है कि मेरा फ्रॉड शायद पकड़ा जाएगा, तब वो अपने फ्रॉड को मिटाने की कोशिश करेगा। और अगर हमने उसे परमिशन दी रहेगी कि इरेज करना अलाउड है तो इन दैट केस देयर इज अ ग्रेटर चांस कि वो फटाफट से इरेज करके अपने फ्रॉड को छुपा भी लेगा और अपने ही कंपनी के अंदर, अपने ही बिजनेस के अंदर, अपने ही इकोनॉमी के अंदर ऐसे फ्रॉड करके देखने वाले लोगों को बिना पनिशमेंट के आगे जाने को मिल जाएगा। ये झमेला नहीं होना चाहिए। इसका मतलब रेक्टिफिकेशन करने का है तो गलतियों को छुपाने का नहीं है, गलतियों को मिटाने का नहीं है। गलतियां हुई है वो वैसे ही दिखनी चाहिए और उसको रेक्टिफाई कैसे किया है ये अलग से दिखना चाहिए। सो दिस इज़ अ कंप्लीटली न्यू थॉट। हम जिस तरह से अपनी नोट्स बनाते हैं और नोट्स में कुछ गलती हो गई तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं, फिर उसको इरेज कर देते हैं और उसके बाद में वहाँ पे फिर से बार नई चीज़ लिख देते हैं। कोई कोई लोग तो क्या करते हैं, वो वाइट इंक मिलता है उसको यूज़ करते हैं, तो फिर से एक बार वो सारा का सारा नॉर्मल दिखना चालू हो जाएगा और उसके बाद फिर से बार लिख देते हैं। अकाउंट्स बोलेगा नहीं, गलती हुई है, नो प्रॉब्लम, एक्सेप्ट करो गलती हुई है। नंबर 2, गलती को कट मत करना, गलती को रहने देना, लेकिन गलती के इफेक्ट को नलीफाई कर सकेगा, गलती के इफेक्ट को हटा सकेगा, ऐसा नया एंट्री पास करना, ये अकाउंट्स का सिस्टम है। लेकिन सर फिर गलतियां कौन सी है वो अपने को पहले सीखना पड़ेगा, बाद में उसको रेक्टिफाई करने का तरीका सीखना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर एकदम सिंपल लेक्चर है। आज के लेक्चर में मैं फोकस करने वाला हूं इस पार्ट के ऊपर कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स। इसके ऊपर मुझे बात करनी है बस, ये सब एरर्स की बात करूंगा, डोंट वरी। लेट अस स्टार्ट नाउ। चलो, तो एरर्स कौन से हैं हमने कल डिस्कस किया था। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर्स और मैंने बात की थी, मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आज का डिटेल लेक्चर चालू हो गया है। चलिए फिर अपनी कुर्सी की बेटी बांध लीजिए और हम लोग नए जॉयराइड पे जाने वाले हैं। सबसे पहला क्या है, टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब है लिखने को भूल गया। आई रिपीट, ओमिशन का मतलब है लिखने को भूल गया, मेरे हाथ से ओमिट हो गया। इट हैपेंड इन रियल लाइफ बट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट इज नॉट रिकॉर्डेड। सो इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज एरर्स ऑफ ओमिशन। फिर ये ओमिशन 2 तरीके का रह सकता है। एक मतलब कंप्लीट ओमिशन, अपने पास पेमेंट वाउचर आ गया, 1 वाउचर, 2 वाउचर, 3 वाउचर, 5, 4 वाउचर, ऐसा करते करते एक दिन में अपने बिजनेस में लेट से 25-30 वाउचर बन गए, 100 वाउचर बन गए, बहुत सारे वाउचर्स बन गए।
और अपना अकाउंटेंट फिर वो सब वाउचर का एक गट्ठा लेके बैठा है, फटाफट से एंट्री करते को जा रहा है। एक एक वाउचर ले रहा है, एंट्री कर रहा है, दूसरा वाउचर ले रहा है, एंट्री कर रहा है, तीसरा वाउचर ले रहा है, एंट्री कर रहा है। जब वो वाउचर के पन्ने को आगे लेके जा रहा था तब गलती से क्या हो गया, दो अलग अलग पन्ने जुड़ गए और उसको उसने डायरेक्टली कंप्लीट कर दिया। जैसा नोट काउंट करने के टाइम होता है कि नहीं, करेंसी नोट काउंट करने के टाइम हम लोग क्या करते हैं, एक 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 बराबर से काउंट करते हैं कभी कभी, लेकिन दो नोट एक दूसरे से चिपक जाता है तो फट से समझ में नहीं आता। वैसा अपना अकाउंटेंट का गड़बड़ हो गया, बेचारे का क्या हो गया, दो पेमेंट वाउचर एक दूसरे से चिपक जैसे गए थे और अपने हीरो का वो कैंसिल हो गया, तो दिखा ही नहीं उसको बाद में। आज कितने हैं, चलो 100 वाउचर से फटाफट फटाफट करने के, उसको याद नहीं रहा उसने कितना एंट्री किया हुआ है, और उसने 99 एंट्री करके हो गया था। एक वाउचर उसका पूरा पूरा एंट्री करने का ही रह गया कैशबुक में पेमेंट का, तो कैशबुक में एंट्री नहीं आया, इसका मतलब लेजर अकाउंट में भी उसका एंट्री होने वाला नहीं है। मतलब ना कैशबुक में आया, ना सब्सिडरी बुक्स में आया, ना लेजर में आया, किधर भी नहीं आया, कंप्लीटली ओमिटेड। इट हैपेंड, देयर इज एन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट ऑल्सो, बट it is not getting recorded in the books of accounts, so there is a complete omission. फर्स्ट पार्ट एरर्स ऑफ ओमिशन में क्या आएगा, कंप्लीट ओमिशन आएगा, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में बिल्कुल नहीं आया। सर अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट में बिल्कुल नहीं आया तो इसका डेबिट इफेक्ट भी नहीं आया रहेगा, मैं बोलूंगा हाँ। सर इसका क्रेडिट इफेक्ट भी नहीं आया रहेगा, मैं बोलूंगा हाँ। मतलब डेबिट इफेक्ट भी नहीं आया और क्रेडिट इफेक्ट भी नहीं आया, मतलब ट्रायल बैलेंस में इसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, मैं बोलूंगा यस। सो दिस इज अ कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस में फर्क पड़ता नहीं है। टीबी नॉट अफेक्टेड, टीबी मतलब क्या, ट्यूबरक्यूलोसिस नहीं, टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस। सो टीबी इज नॉट अफेक्टेड, क्यों, ना डेबिट में फर्क पड़ा है ना क्रेडिट में फर्क पड़ा है। मतलब ट्रायल बैलेंस अगर पहले टैली था तो इस एरर के बाद में फिर से एक बार वो टैली ही रहेगा, देयर इज नो चेंज। ओके, सेकेंड वन पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन मतलब क्या है, अपना अकाउंटेंट बड़ा होशियार है, वो बराबर एक एक वाउचर को चेक करने के टाइम एक एक कागज चेक करके देखता है, अरे एक ही है ना कि दो है करके बराबर देखता है। या फिर हमने वाउचर के अंदर वो नंबरिंग सिस्टम करके रखा है, वो नंबर के ऊपर बराबर से ध्यान देता है कि बाबा बराबर है कि नहीं सब करके, तो कुछ बीच में रह गया कि नहीं गया। तो अकाउंटेंट आपका जैसा बड़ा होशियार अकाउंटेंट है, उसका पूरा ध्यान रहता है, वो ओमिट होने देता नहीं। तो उसने वाउचर लिया, फिर उसने क्या कर दिया, आज डिसाइड किया चलो ये बहुत सारे पेमेंट वाउचर है ना, इसको सबको मैं क्या करूंगा, कैशबुक में पहले एंट्री करूंगा और बाद में एक एक का मैं लेजर में पोस्टिंग करते बैठूंगा। तो पहले कैशबुक में एंट्री, इमीडिएटली लेजर में पोस्टिंग, फिर कैशबुक में एंट्री, फिर से इमीडिएटली लेजर में पोस्टिंग। ऐसा करने के बजाय उसने अगर ऐसा डिसाइड किया कि कैशबुक में सब एंट्री पहले कर देता हूं, टक 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 टक, फटाफट से एंट्री कर दिया, 10 एंट्री, 15 एंट्री, 100 एंट्री, सब कैशबुक में एक के नीचे एक एंट्री कर दिया और बाद में फिर एक एक एंट्री का लेजर में पोस्टिंग करते जाता हूं। तो अपना अकाउंटेंट बड़ा होशियार है, उसने एक भी वाउचर को ओमिट नहीं किया था, सब वाउचर को कैशबुक में एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे लिख दिया। तो पेमेंट है मतलब कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट मतलब कैश बुक के क्रेडिट साइड में आ गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, बाय टी एंड ब्रेकफास्ट, ऐसा अलग अलग चीजें सब आते गया था, सब लिख के हो गया बराबर से। उसके बाद में अब उसको क्या करना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बोला रहेगा, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा किसे, उसको डेबिट करना पड़ेगा किसे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, टी एंड ब्रेकफास्ट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट करना पड़ेगा, ऐसा एक एक चीज को उसको डेबिट करने को जाना पड़ेगा। तो उसका पहला 20 एंट्रीज का डेबिट इफेक्ट देके हो गया, अगला वो डेबिट इफेक्ट देने को जा ही रहा था, उतने में उसके घर से फ़ोन आ गया, या फिर किसी क्लाइंट का फ़ोन आ गया, किसी सप्लायर का फ़ोन आ गया, या फिर बॉस ने उसको केबिन में बुलाया, ज़रा ठीक है ये मुझे बताना है कैसे करना है क्या करना है। तो उसने याद रखा, अच्छा मेरा इतना एंट्री करके हो गया, सेकंड इफेक्ट देने का बाकी है करके, 20 का हो गया और उसके आगे का बाकी है। ऐसा करते करते वो आगे ऑफिस और बॉस के केबिन में गया, काम पूरा किया, फ़ोन अटेंड किया, सब पूरा करके वापस आके बैठा कुर्सी पे, अब डेबिट इफेक्ट देने को जा रहा है और तभी गलती से एक एंट्री उसका रह गया। उसने वो टिक मार्क करते गया था, उसने टिक मार्क किया था अभी पोस्टिंग करूंगा करके, और पोस्टिंग करने का रह गया, इतने में बॉस ने अंदर बोला, फट से उठ के चला गया, टिक मार्क तो करके हो गया तो वापस आया था, भूल गया अरे कौन सा एंट्री होता, हाँ इतना इतना टिक मार्क हो गया, मतलब इसका एंट्री का सेकंड इफेक्ट देके हो गया, तो टिक मार्क है इसके लिए उसने इग्नोर कर दिया, आगे चला गया। तो एक एंट्री का सिर्फ टिक मार्क था, सेकंड इफेक्ट देने का बाकी रह गया था, बेचारे का गड़बड़ हो गया। नाउ कैशबुक में एंट्री आ चुकी है लेकिन उसका सेकंड इफेक्ट लेजर में नहीं गया है। ये सिर्फ पेमेंट्स के टाइम होगा ऐसा कुछ नहीं है, ये रिसीट के टाइम भी हो सकता है, जर्नल वाउचर के टाइम भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है कि एक इफेक्ट दे के हो गया और दूसरा इफेक्ट देने के बीच में ही कुछ तो दूसरा काम आ गया, बेचारे का रह गया। So it is a partial omission. So one part is recorded, either debit effect is recorded or credit effect is recorded in one book. But in the second book, जिसका सेकंड इफेक्ट जाना चाहिए, अगर इधर डेबिट इफेक्ट देके हो गया तो क्रेडिट इफेक्ट बाकी है, अगर क्रेडिट इफेक्ट देके हो गया तो डेबिट इफेक्ट बाकी है। ये जो गड़बड़ है और उसके बीच में उसने अगला एंट्री करना चालू कर दिया, तो देन वन एंट्री का एक ही इफेक्ट देके हो गया, सेकंड इफेक्ट देने का बाकी है, दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल ओमिशन।
पार्शियल ओमिशन इज ए वेरी डेंजरस थिंग। कंप्लीट ओमिशन मतलब पूरा भूल गया, पूरा भूल गया मतलब ट्रायल बैलेंस का डेबिट में भी कुछ नहीं आया और क्रेडिट में भी कुछ नहीं आया, मतलब ट्रायल बैलेंस फिर भी टैली ही रहेगा। लेकिन पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आ चुका है बट क्रेडिट में आने का बाकी है, या फिर क्रेडिट में आ चुका है डेबिट आने का बाकी है। अगर ऐसी चीज है तो ट्रायल बैलेंस इम्बैलेंस हो गया है, इसका मतलब इसमें ट्रायल बैलेंस विल बी अफेक्टेड, टीबी इज अफेक्टेड। सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूं? सो एरर ऑफ ओमिशन इज अ वेरी डेंजरस एरर। अगर कंप्लीट ओमिशन हो गया तो बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन दिखेगा ही नहीं, रियलिटी में हो गया है लेकिन दिख ही नहीं रहा है। दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग, बट फिर भी ट्रायल बैलेंस को धक्का नहीं मारेगा वो। और पार्शियल ओमिशन तो और भी खराब है, बुक्स ऑफ अकाउंट को तो तकलीफ दे ही देगा और ऊपर से बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ ट्रायल बैलेंस को भी तकलीफ देगा, मतलब आपका बैलेंस शीट ही टैली नहीं होगा। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एरर। बट उसमें ऐसा देखा जाए तो कंप्लीट ओमिशन के मुकाबले पार्शियल ओमिशन को ढूंढना आसान है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ है मतलब आप आराम से चेक कर सकते हो, अच्छा क्यों नहीं टैली हुआ, चलो लेट मी चेक सेकंड इफेक्ट सबका दिया कि नहीं दिया। द मोमेंट यू सी द ट्रायल बैलेंस इज नॉट टैलिंग, यू ऑलरेडी नो दैट देयर इज सम पार्शियल ओमिशन। मतलब जैसे पार्शियल ओमिशन इज लाइक दैट सामने वाला एक्सीडेंट, कोई तो आ गया अपने हॉस्पिटल में, हम डॉक्टर है अपने हॉस्पिटल में, कोई तो आ गया, दिख रहा है कि उसके हाथ को जोर से लगाया, वहां से खून बह रहा है, ओके तो समझ में आ गया क्या करना है करके, इट इज ईजी। कंप्लीट ओमिशन मतलब क्या है, कोई अपने हॉस्पिटल में आ गया है, दिखने में ठीक ठाक है, चल रहा है, बात कर रहा है, लेकिन बोल रहा है डॉक्टर मुझे अंदर ही कुछ तकलीफ हो रही है, अभी क्या तकलीफ हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि सामने से कुछ सिम्टम्स ही नजर आते नहीं है। ट्रायल बैलेंस टैली हो चुका है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम। पार्शियल ओमिशन ये अपना थोड़ा दोस्त है, गड़बड़ तो है और ये गड़बड़ तकलीफ वाली है, लेकिन ये तकलीफ दिखती है। और कंप्लीट ओमिशन गड़बड़ भी है, तकलीफ हो रही है क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट करेक्ट, लेकिन तकलीफ कहाँ पे है वो ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। सो कंप्लीट ओमिशन इज अ वेरी डेंजरस एरर एंड पार्शियल ओमिशन दिखने को डेंजरस है बट एक्चुअली स्पीकिंग इट्स अ फ्रेंडली एरर। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, अब मैं देख रहा हूँ एरर्स ऑफ कमीशन। तो ये एरर्स ऑफ ओमिशन के दो अलग अलग पॉइंट है, एक कौन कंप्लीट ओमिशन, एक कौन पार्शियल ओमिशन। अब मैं देख रहा हूं एरर्स ऑफ कमीशन। कमीशन मतलब यहां पे क्या हुआ है, ओमिट नहीं हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़ है देखो, रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वहीं पे गड़बड़ हो गई। परचेस बुक में हमको रिकॉर्डिंग इन द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री का मतलब क्या है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री मतलब जर्नल, प्राइम बुक ऑफ एंट्री या फिर सब्सिडरी बुक्स, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ऐसा जो अपना अलग अलग बुक्स है उसको हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और लेजर जो है वो लेजर इज द बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। तो अगर ओरिजिनल एंट्री के बुक्स में ही जर्नल में ही मिस्टेक हुआ रहेगा, मतलब रिकॉर्ड किया कितना रुपया पेमेंट किया था, लेट से हमने सैलरी पे किया 5,000 रुपया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी के डेबिट में कैश के क्रेडिट में। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई है, सैलरी कितनी पे की थी 5,000, एंट्री कर दी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000, सैलरी का डेबिट लिखने के टाइम गलती से 1 0 एक्स्ट्रा डाल दिया और कैश अकाउंट को भी क्रेडिट करने के टाइम 1 0 एक्स्ट्रा डाल दिया। सो ओरिजिनल बुक में ही एंट्री करने के टाइम गलती कर दिया। ए के पास से गुड्स परचेस किया है, कितना रुपए का गुड्स परचेस किया है, 55,000 रुपीज का गुड्स परचेस किया है। कैसे परचेस किया है, क्रेडिट पे परचेस किया है। क्रेडिट पे परचेस किया मतलब परचेस बुक में जाने का है, परचेस बुक में जाके क्या लिखने का है, डेट लिख देने का है, फिर ए का नाम लिखने का है, उसके परचेस बिल का नंबर लिखने का है और अमाउंट लिखने का है। कितना रुपए का गुड्स परचेस किया था, 55,000, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से क्या कर दिया, 5,500 लिख दिया। अब जब परचेस बुक में ही 5,500 लिखा हुआ है तो परचेस बुक की टोटल परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी, उसमें 5,500 ही आ जाएगा और ए के क्रेडिट साइड में एंट्री का इफेक्ट देना पड़ेगा, उसमें भी 5,500 ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या कंसिडर करना पड़ेगा, 5,500 5,500 दोनों इफेक्ट बराबर से आ गया, तो दिखने के लिए एंट्री ओमिट हुआ है क्या, नहीं। सो कंप्लीट ओमिशन नहीं है। पार्शियल ओमिशन हुआ है क्या, वो भी नहीं, क्योंकि डेबिट में भी इफेक्ट आ गया, क्रेडिट में भी इफेक्ट आ गया, दोनों इफेक्ट आ चुके हैं। लेकिन गड़बड़ किधर हो गई है, अमाउंट कितनी रहनी चाहिए थी 55,000, अमाउंट कितनी आ गई 5,500। दिस इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन। दिस एरर हैज हैपेंड बिकॉज इन द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री इटसेल्फ देयर इज अ मिस्टेक। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है, डॉक्यूमेंट बराबर बना था बट स्टार्टिंग पॉइंट जो है वहां पे लिखने के टाइम ही गड़बड़ कर दी, तो आगे के दोनों इफेक्ट गड़बड़ हो गए। सो इट्स कंप्लीटली गॉन। रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, उसमें मिस्टेक हुई रहेगी, तो इसको हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। अब तुम मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि इससे वैसे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि परचेस अकाउंट डेबिट 5,500 ही हो गया और एज अकाउंट क्रेडिट भी 5,500 ही हो गया। 55,000 होना चाहिए था डेबिट,
55,000 होना चाहिए था क्रेडिट, डेबिट हुआ है लेकिन 5,500, क्रेडिट हुआ है लेकिन 5,500। इसका मतलब मेरे ख्याल से ट्रायल बैलेंस में भले ही डेबिट में गलत अमाउंट आ गई है, भले ही क्रेडिट में गलत अमाउंट आ गई है, लेकिन डेबिट में जितनी अमाउंट आ चुकी है एग्जैक्टली उतनी ही अमाउंट क्रेडिट में भी आ चुकी है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस टैली होने वाला है। मतलब मैं कहूंगा दिस एरर ट्रायल बैलेंस नॉट अफेक्टेड। आई होप इट इज क्लियर टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। हाँ, अभी जरा गड़बड़ वाली चीज है, हाँ यहां पे थोड़ा गड़बड़ होना चालू हो जाएगा। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, इसका मतलब क्या, अपना हीरो जो है उसने परचेस किया था ए के पास से, तो क्रेडिट पे परचेस किया था 55,000 रुपए का गुड्स, और उसने परचेस बुक के अंदर जहां पे लिखना चाहिए मिस्टर ए वहां पे लिख दिया, डेट बराबर से लिख दी, ए के पास से जो बिल आ गया परचेस बिल उसका नंबर भी बराबर से लिख दिया, और उसके बाद में अमाउंट लिखने की थी, अमाउंट भी बराबर 55,000 लिख दी। तो मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं किया उसने। और बाद में फिर वहां से 55,000 का सेकंड पे कहां पे देना चाहिए था, एक एक क्रेडिट साइड में देना चाहिए था, वो भी बराबर से दे दिया एक एक क्रेडिट साइड में, बिकॉज ही इज द सप्लायर, ही इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। एक एक क्रेडिट साइड लिख दिया, बाय परचेसेस, अमाउंट कितनी 55,000, काम खत्म। अब फिर परचेस बुक में एक के नीचे एक एंट्री आ रहा था, सब एंट्री बराबर से लिखा, और बाद में टोटलिंग किया। टोटलिंग करने के टाइम मैंने जो सिखाया था ना आपको, फेंट लाइन ड्रॉ करने का रहता है, 3 डिजिट इधर बाकी का सब उधर, वो अपना अकाउंटेंट ने थोड़ा गड़बड़ किया था, या फिर वो कैलकुलेटर पे टोटलिंग करते जा रहा था ऐसा फटाफट फटाफट फटाफट। तो तभी कैलकुलेटर पे टोटलिंग करने के टाइम उसने 55,000 टाइप करने के बजाय गलती से उसका वो एक जीरो कम टाइप हो गया, तो 5,500 ही टोटलिंग में आ गया। तो परचेस अकाउंट का अमाउंट कितना है वो कैलकुलेट करने के लिए उस महीने के एंड में परचेस बुक का टोटलिंग करना चाहिए था, और वो टोटलिंग कर भी रहा है। और टोटलिंग करते वक्त गलती से उसने 55,000 की जगह पे 5,500 टाइप कर दिया कैलकुलेटर पे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसका परचेस अकाउंट के अंदर जाने वाला अमाउंट जो है वो इंडिपेंडेंट अमाउंट नहीं जाता है, टोटल अमाउंट जाता है। तो टोटल अमाउंट गलत आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, टोटलिंग ही गलत हो गया। तो परचेस अकाउंट को जो डेबिट जाना चाहिए वो डेबिट गलत गया, ए को क्रेडिट, बी को क्रेडिट, सी को क्रेडिट, जेड को क्रेडिट, एल को क्रेडिट, वो सब बराबर बराबर अमाउंट का गया। तो क्रेडिट बराबर हो गया है, लेकिन डेबिट देने का था वो डेबिट अनफॉर्चुनेटली एक ही एंट्री होने वाला था महीने का, महीने भर के सारे क्रेडिट परचेस का टोटलिंग करने के बाद वो एंट्री में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। मैं बोलूँगा इसका मतलब नाउ ट्रायल बैलेंस विल बी अफेक्टेड, क्योंकि क्रेडिट इफेक्ट बराबर है, डेबिट इफेक्ट गलत है। कभी सेल्स में भी ऐसे ही हो सकता है, सेल्स बुक टोटलिंग करते बैठा तो ए बी सी डी ई एफ जी अपने अलग अलग डेटर्स है, उनको बराबर से डेबिट दे दिया, बराबर से कुछ गलती नहीं किया, और बाद में महीने के एंड में सेल्स बुक का टोटलिंग करना था, उसको लेके जाना था सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में, टोटलिंग करने के टाइम गलती किया, तो डेबिट इफेक्ट बराबर बैठा है, क्रेडिट इफेक्ट में गड़बड़ हो गई। तो ट्रायल बैलेंस इज अफेक्टेड और नॉट, यस इट इज अफेक्टेड। नेक्स्ट वन, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ लेजर। देखो कहां कहां पे मिस्टेक्स हो सकती है, ह्यूमन बीइंग है ना, अलग अलग जगह पे मिस्टेक कर सकता है। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ लेजर, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ लेजर का मतलब क्या, सर सब्सिडरी बुक में बराबर लिखा, 55,000 बराबर लिखा, एक एक रेट में बराबर, सब जगह पे बराबर से लिखा, कुछ गड़बड़ नहीं किया, डॉक्यूमेंट भी बराबर था, सब्सिडरी बुक में एंट्री भी बराबर किया था, सब्सिडरी बुक का टोटलिंग भी बराबर किया, तो परचेस अकाउंट का डेबिट बराबर चला गया। फिर एक का अकाउंट, उसमें 55,000 भी लिखा हुआ है, उसमें भी गलती नहीं की है, लेकिन एक को बाद में अलग अलग पेमेंट किया था, थोड़ा पेमेंट किया था 5,000 रुपये का, बाद में 20,000 रुपये का, बाद में 15,000 का, ऐसा अलग अलग पेमेंट किया था। और फिर साल खत्म हो गया तो क्या करना पड़ता है, सब लेजर अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है। नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स आर कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो वो जो बैलेंस कैलकुलेट करने का है वहां पे उसका गड़बड़ हो गया, तो ए का जो क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए था उसके जगह पे बैलेंस अभी अलग आ जाएगा। मतलब टोटलिंग करने के टाइम ही गलती कर दिया, किधर, सब्सिडरी बुक में नहीं, लेजर में। इन दैट केस में बोलूंगा अरे बाप रे, अगर ये मिस्टेक करोगे तो फिर से एक बार ट्रायल बैलेंस विल बी अफेक्टेड। ट्रायल बैलेंस विल बी अफेक्टेड बाय दिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है सर, एरर ऑफ पोस्टिंग। दिस इज अ वेरी डेंजरस एरर ना, कभी कभी इसमें बहुत गड़बड़ हो जाती है। एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग समझने के लिए थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। ये अलग अलग टाइप का मिस्टेक्स हो सकता है। देखो 3 अलग अलग चीज़ें हैं जहां पे मिस्टेक हो सकता है एरर ऑफ पोस्टिंग। सो एरर ऑफ पोस्टिंग इज आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल नाउ। इसमें से कुछ भी एक हो सकता है। देखो कितने अलग अलग सिचुएशंस है, 1 2 3 4 5 6 7 सिचुएशन मैंने कंसिडर किए। इतने अलग अलग टाइप के मिस्टेक्स हो सकते हैं पोस्टिंग करते वक्त, कि हमको सही अकाउंट में जाना है,
कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अपने पास एक आनंद अकाउंट रहेगा, आनंद सर है आपके, लेकिन एक है आनंद मोरे, और एक रहेगा कोई तो मे बी समथिंग डिफरेंट, मे बी आनंद कुलकर्णी, और मे बी सम अदर पर्सन। तो आपके पास बहुत सारे आनंद है, आपके लेजर अकाउंट में बहुत सारे आनंद के अकाउंट है। तो जो आनंद मोरे के अकाउंट में जाना चाहिए था वहां पे आप गए कि नहीं गए, पहली बात, क्योंकि गलती से आप अकाउंट ही गलत सिलेक्ट कर सकते हो। अरे आनंद मोरे के अकाउंट में जाना था, गलती से आनंद कुलकर्णी के अकाउंट में चला गया, तो देन सिलेक्टिंग द अकाउंट वेयर यू आर मेकिंग द पोस्टिंग, वहां पे गलती हो सकती है। फिर आप आनंद मोरे का अकाउंट देखो, नहीं तो आनंद कुलकर्णी का अकाउंट देखो, नहीं तो आनंद जोशी का अकाउंट देखो, नहीं तो और किसी का अकाउंट देखो। सबके अकाउंट में दो साइड रहते हैं, लेजर अकाउंट को दो साइड रहेगा, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो नंबर 1 करेक्ट अकाउंट में जाना है, नंबर 2 उस अकाउंट के करेक्ट साइड में जाना है, और नंबर 3 करेक्ट अकाउंट के करेक्ट साइड में जाके करेक्ट अमाउंट लिखनी है। करेक्ट अकाउंट के करेक्ट साइड में करेक्ट अमाउंट लिखनी है। तीनों चीजें बराबर रहेगी तो बोलूंगा फिर एरर ऑफ पोस्टिंग नहीं हुआ। लेकिन तीनों में से कुछ एक भी चेंज हो गया तो इन दैट केस एरर ऑफ पोस्टिंग होने वाला है। एग्जांपल, अकाउंट करेक्ट पकड़ा, उसका साइड भी करेक्ट पकड़ा। आनंद के अकाउंट में जाना था, आनंद के अकाउंट में गए, डेबिट साइड में जाना था, डेबिट साइड में गए, लेकिन जितनी अमाउंट लिखनी थी उतनी अमाउंट नहीं लिखी। मैं बोलूंगा हो गया रे, पोस्टिंग का एरर हो गया बच्चा। सेकंड, सर करेक्ट अकाउंट में गए, आनंद के अकाउंट में जाना था, अमाउंट भी करेक्ट लिखी, जितनी अमाउंट लिखनी थी वही बराबर से लिख दी, लेकिन डेबिट में लिखनी चाहिए थी, गलती से क्रेडिट में लिखी, तो फिर से एरर ऑफ पोस्टिंग हो गया। नेक्स्ट, सर आनंद मोरे के अकाउंट में जाना था, गलती से आनंद कुलकर्णी के अकाउंट में चला गया, तो अकाउंट गलत हो गया। अब आनंद कुलकर्णी के अकाउंट में डेबिट साइड में चला गया और अमाउंट बराबर लिखी। मैं बोलूंगा यार तूने साइड बराबर पकड़ी, तूने अमाउंट बराबर पकड़ी, लेकिन अकाउंट गलत पकड़ा। जो अकाउंट में जाना चाहिए उसके जगह पे दूसरे अकाउंट में चला गया। मैं बोलूंगा इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस इज अफेक्टेड, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस इज अफेक्टेड, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस इज नॉट अफेक्टेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि साइड बराबर है, मतलब अल्टीमेटली ये नहीं तो वो, डेबिट साइड तो बराबर ही है, अमाउंट भी बराबर है, मतलब वो भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन सिर्फ क्या बोला था, आनंद मोरे के अकाउंट के डेबिट में जाना, गए आनंद कुलकर्णी के अकाउंट के डेबिट में। मतलब ऐसा हो गया, मम्मी ने बोला था कि छोटे छोटे अनियंस, छोटे छोटे प्याज, छोटे वाले प्याज लेके आना, वो साउथ इंडियन सांभर में रहते हैं ना, वैसा टाइप का छोटा छोटा प्याज लेके आना 1 किलो। तो तुम गए दुकान में 1 किलो प्याज लेके आए बराबर से, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं किया, लेकिन छोटे प्याज की जगह पे आपने बड़े प्याज लेके आए, तो देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन। मतलब 1 किलो लाया क्या, हाँ प्याज ही है क्या, हाँ वो भी हो रहा है, लेकिन गड़बड़ क्या है, छोटे के जगह पे बड़ा लाया। तो मैं बोलूँगा अरे यार वो तराजू तो टैली हो गया, 1 किलो तो 1 किलो ही है, उसने वहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं की है, मतलब तराजू मतलब ट्रायल बैलेंस, तो वो तो अपना टैली होने वाला है ही, उसको कुछ अफेक्ट होने वाला नहीं। सो दिस मिस्टेक इज एरर ऑफ पोस्टिंग, बट इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। सो एरर ऑफ पोस्टिंग की वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो सकता है क्या, हाँ, और नहीं हो सकता है क्या, ना। तो देखना पड़ेगा कौन सा है करके, दोनों में से कुछ तो एक देखना पड़ेगा। विल हैव टू चेक व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक ऑफ पोस्टिंग दैट अकाउंटेंट हैज डन। अभी नेक्स्ट सिचुएशन देखता हूं। सर अकाउंट गलत, वो आनंद मोरे के जगह पे जाना के जगह पे आनंद कुलकर्णी के जगह पे चला गया, तो रॉन्ग अकाउंट तो पकड़ा ही पकड़ा। ऊपर से रॉन्ग साइड में गया, मैं बोलूंगा ये साइड चेंज किया क्या, फिर गड़बड़। डेबिट के जगह पे क्रेडिट किया, मतलब ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होने वाला है। फिर अमाउंट क्यों ना तुम्हारी करेक्ट हो, फिर भी ट्रायल बैलेंस तो अफेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट वन, सर अकाउंट गलत पकड़ा, साइड सही पकड़ा, डेबिट टू डेबिट में गया, लेकिन अमाउंट गलत की। मैं बोलूंगा अरे यार अमाउंट गलत कर दी ना, फिर से एक बार, इट इज गोइंग टू अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होना मतलब एक्चुअली अच्छी बात है, सच बोलता हूं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो गया मतलब ऐसा है कि घाव हो गया है, और इस घाव को तुमको क्या करना है, इस घाव को तुमको बस अभी ठीक करना है, रिपेयर करना है, बाकी कुछ है नहीं। तो डॉक्टर का काम आसान है, क्या हो गया पूछने की जरूरत नहीं, सामने है बाबा, सामने नजर आ रहा है कि मिस्टेक हो चुकी है, क्या मिस्टेक हो गई मतलब मालूम पड़ गया। जब ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता है ना, ऐसे वाले एरर को ढूंढना बहुत टफ रहता है। तो मैं तो बोलूंगा ये वाला एरर इज वेरी डेंजरस एरर, बिकॉज इट इज देयर बट इट इज नॉट विजिबल, इट इज हिडन। दैट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। बाकी के एरर तो ठीक है, सामने सामने नजर आ जाते हैं, हम उसको फटाफट से रेक्टिफाई कर सकेंगे। मतलब वहां पे अपना काम एक ही है, रेक्टिफाई करना। और जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट न करने वाला एरर्स है ना, वहां पे अपने डबल काम है, एरर्स को ढूंढना और दूसरी बात बाद में उसको रेक्टिफाई करना। सो डबल काम हो जाता है वहां पे। नेक्स्ट पार्ट, सर अकाउंट करेक्ट पकड़ा लेकिन साइड गलत पकड़ा। मैं बोला साइड गलत हो गया ना, शाबाश, अभी जरा ट्रायल बैलेंस चालू होने वाला नहीं है, और ऊपर से अमाउंट भी रॉन्ग पकड़ा है, मैं बोलूँगा ट्रायल बैलेंस विल बी अफेक्टेड। सर सब गलत हो गया तो अकाउंट भी गलत, साइड भी गलत, अमाउंट भी गलत, मतलब पूरा एकदम छोटा बच्चा अकाउंटेंट है, उसको कुछ रूल पता नहीं है क्या करने का क्या नहीं करने का, तब तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होने वाला है ही। सो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, so these are the different ways in which the errors can take place in case of errors of posting. Account
सही चुनना चाहिए, उसका साइड डेबिट नहीं तो क्रेडिट वो भी सही चुनना चाहिए, एंड उसका अमाउंट वो भी सही चुनना चाहिए। तीनों बराबर रहेगा ना तो वी कैन से दैट देयर इज नो एरर ऑफ पोस्टिंग। लेकिन तीनों में से कुछ एक चेंज हो गया ना, हम बोलेंगे उसमें से एरर ऑफ पोस्टिंग आ चुका है। उसमें ऑलमोस्ट ऑल एरर ऑफ पोस्टिंग विल ऑलवेज अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, सिर्फ एक छोड़ के। कौन सा वाला? सर साइड बराबर पकड़ा है, डेबिट का डेबिट ही पकड़ा है, नहीं तो क्रेडिट का क्रेडिट ही पकड़ा है, अमाउंट भी बराबर पकड़ा है, उसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं है, डेबिट भी बराबर पकड़ा है तो क्रेडिट भी बराबर पकड़ा है, अमाउंट भी बराबर पकड़ लिया। सिर्फ आनंद मोरे की जगह पे आनंद कुलकर्णी, कुलकर्णी की जगह पे जोशी, जोशी की जगह पे कुछ और। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ऐसा कुछ कर दिया रहेगा तो इन दैट केस देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन। तो मैं बोलूंगा या फिर आपका ट्रायल बैलेंस चल ही नहीं होगा। इंटरनली समझेगा, अरे यार आनंद मोरे का अकाउंट का बैलेंस इतना दिख रहा है, बट आनंद मोरे बोलते इतना बैलेंस बाकी नहीं है, आनंद सुब्रमण्यम बोलता है कि यार मेरा इतना नहीं है, तो थोड़ी गड़बड़ हो गई है। सो देन विल हैव टू चेक दैट पर्टिकुलरली। इंटरनली समझ में नहीं आएगा बट ट्रायल बैलेंस चल ही होगा, दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट एरर कौन सा है? एरर ऑफ पोस्टिंग अभी हो गया। अगला एरर है एरर ऑफ कमीशन के अंदर का एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। ये भी एरर ऑफ कमीशन ही है। कैरिंग फॉरवर्ड का एरर मतलब आज का क्लोजिंग यानी कल का ओपनिंग, लेजर अकाउंट याद है क्या आपको? आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग, तो आज का क्लोजिंग कितना था? 17,000, 17,000 लिख दिया, बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, नीचे लेके आने गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन वो जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड था ना वो इस पेज पे नीचे था बराबर से, बड़ा वाला लेजर अकाउंट है, तो टोटलिंग साल बराबर पेज के एंड में आ गया, उसका बैलेंसिंग फिर बराबर पेज के सेकंड लास्ट एंड पे आ गया। फिर पेज टर्न किया और यहाँ पे लिखने का था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तब गलती से लिख दिया 1700, लिखना चाहिए था 17,000, लिख दिया 1700, गड़बड़ हो गई। सो दिस इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। इस एरर की वजह से भी ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा क्या? हाँ, ट्रायल बैलेंस विल बी अफेक्टेड, टी बी अफेक्टेड। क्लियर? एंड लास्ट, सेकंड लास्ट सॉरी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का एरर इज अ डेंजरस एरर, इनफैक्ट यहां पे बहुत सारा फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि जिसको कैपिटलाइज करना चाहिए था उसको गलती से रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, मतलब जो रियल अकाउंट करके ट्रीट करना चाहिए था उसको नॉमिनल अकाउंट जैसा ट्रीट किया। मैंने आपको क्या सिखाया है? साल के एंड में क्या करना पड़ता है? सभी लेजर अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है और उसका बैलेंसिंग करना पड़ता है। अगर वो नॉमिनल अकाउंट रहेंगे तो उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और रियल अकाउंट रहेंगे तो उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं, पर्सनल अकाउंट रहेंगे तो उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। तो अपने हीरो ने क्या कर दिया? रियल अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट जैसा ट्रीट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मैंने आपको सिखाया था कॉस्ट कंसेप्ट एंड कॉस्ट अटैच कंसेप्ट। एसेट को परचेस किया तो क्या करना पड़ता है? जो अमाउंट हमने उस वेंडर को दी रहेगी वो अमाउंट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। सेकंड, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन शुड आल्सो बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। ये प्रिंसिपल है कॉस्ट अटैच कंसेप्ट। एसी कितने का? 35,000 रुपए का, बट उसको इंस्टॉल करने के लिए, अपने वॉल पे लगाने के लिए और 500 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्जेस देना पड़ता है। तो एसी की कीमत कितनी? 35,500। अभी 35 मत बोलो क्योंकि 35,000 का एसी चलेगा नहीं, उसको चलाने के लिए वॉल पे माउंटिंग करना पड़ेगा, उसका वायरिंग करना पड़ेगा, और वो वायरिंग माउंटिंग वाला करने के लिए अपने को 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है। मैं बोलूँगा ठीक है, फिर आपका एसी का खर्चा कितना? चलने वाले एसी का खर्चा 35,500। लेकिन अपना अकाउंटेंट ने गलती क्या कर दिया? एसी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 35,000 वो एंट्री कर दिया, और 500 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस एंट्री क्या करनी चाहिए थी? एसी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक बोलना चाहिए था, उसने गलती से बोल दिया रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस नॉमिनल अकाउंट है, तो करना चाहिए था कैपिटलाइज, ऐड करना चाहिए था एसेट के कॉस्ट में, बट गलती से कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ट्रीट कर दिया। सो देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, अभी एसी पुराना हो गया है, अब उसको अपने को हर साल क्या करना पड़ता है? मेंटेन करना पड़ता है। चलने वाला एसी है, अभी चल नहीं रहा है, ऐसा नहीं, चलने वाला एसी है, लेकिन उसको बाबा ठीक से मेंटेन करना पड़ता है, बीच बीच में वॉशिंग करना पड़ता है, उसका ड्राई क्लीन और वेट क्लीन करना पड़ता है, तो वो ठीक से चलेगा, अच्छा कूलिंग देगा। कभी कभी गैस भरना पड़ता है। मैं बोलूँगा ये खर्चा अभी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा है। दिस इज नॉट इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट इन वर्किंग कंडीशन, बट दिस इज इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग द एसेट इन वर्किंग कंडीशन। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? दिस शुड बी डेबिटेड टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट। बट अपना अकाउंटेंट बोला है सर वो परचेस के टाइम इंस्टॉलेशन चार्जेस था ना, उसको आपने ऐड किया था, तो इसको भी ऐड कर दो। मैं बोलूँगा यार तूने गड़बड़ कर दी, इट्स एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो वो कंसेप्ट एंड कन्वेंशन का जो लेक्चर आनंद सर ने दिया था ना, उसको ठीक से सुनना चाहिए था मेरे बच्चे, क्योंकि तुझे उसके बाद में समझेगा कि विच प्रिंसिपल्स आर फॉलोड बाय बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने आपको और एक सिंपल एग्जाम्पल दिया था, अपना डिप्रिसिएशन का लास्ट लेक्चर जो था, आरबीएम का लास्ट लेक्चर, उसके अंदर मैंने क्या सीखा था? वो ब्रोकरेज पे करता है, याद है क्या? वो पार्ट ऑफ द बिल्डिंग को बेचता है, तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सेलिंग द एसेट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेल प्राइस ऑफ द एसेट इज द प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल लेने को भूल गया, उसने सेल प्राइस पूरा रिकॉर्ड किया और ब्रोकरेज को उसने पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया, ब्रोकरेज मेरा खर्चा है करके। मैं बोलूँगा यार तूने एरर ऑफ प्रिंसिपल किया हुआ है।
याद रखो, एरर ऑफ प्रिंसिपल की वजह से ट्रायल बैलेंस जनरली अफेक्ट होता नहीं है. टीबी नॉट अफेक्टेड, टीबी नॉट अफेक्टेड. समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? एरर ऑफ प्रिंसिपल जब रहेगा तो टीबी इज नॉट अफेक्टेड. हाँ, लेकिन जिस अमाउंट पे बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, जो आपको प्रॉफिट दिखना चाहिए, वो नहीं दिखेगा. सो मेनी टाइम्स मेनी अकाउंटेंट्स हु आर फ्रॉडुलेंट इन नेचर, cunning in nature, they may create this difficulty. They may use this idea for the purpose of making their balance sheet look more strong than what it actually is. अपने पिक्चर का, अपने बिजनेस का रोजी पिक्चर क्रिएट करने के लिए वो जानबूझ के प्रिंसिपल्स में गड़बड़ करके दिखाएंगे, तो बिजनेस एक्चुअली है वीक. लेकिन अपने को बैंकर को स्ट्रांग दिखाने का है, तो मैं प्रिंसिपल्स में गड़बड़ कर दूंगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता है ना, तो किसी को समझेगा नहीं मैंने क्या गड़बड़ किया है करके. सो दिस इज अ वेरी डेंजरस एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल. एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज कंपेंसेटिंग एरर. कंपेंसेटिंग एरर का मतलब क्या है कि एक गलती कर दी है, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो सकता था, लेकिन साथ में दूसरी गलती कर दी है, एग्जैक्टली अपोजिट नेचर की गलती, एग्जैक्टली अपोजिट. एक गलती कर दी है लेटर से 500 रुपए की, हमने क्या एंट्री करना चाहिए था, परचेस किया है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट 500 रुपया, तो एंट्री क्या है, सपोज अपना परचेस के डेबिट में 500 और ए के क्रेडिट में 500, ऐसा हमने लिखना चाहिए था. उसमें से परचेस के डेबिट में लिख के हो गया और ए के क्रेडिट में लिखने का रह गया है. सो ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली. सेकंड पॉइंट, लेकिन बाद में क्या कर दिया, हमने बी को गुड्स बेचा था, हमने बी को गुड्स बेचा था 500 रुपए का ही बेचा था बराबर से, तो एंट्री क्या करनी चाहिए थी, बी अकाउंट डेबिट 500 और सेल्स अकाउंट 500. अब यहां पे सेल्स का क्रेडिट साइड में इफेक्ट देके हो गया और अकाउंटेंट बी के डेबिट साइड में इफेक्ट देने को भूल गया. सो नाउ व्हाट विल हैपन, परचेस के ट्रांजैक्शन का पार्शियल रिकॉर्डिंग होने की वजह से एक्चुअली स्पीकिंग ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में 500 रुपया कम पड़ने वाला था, तो ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड 500 हैवी है और क्रेडिट साइड 500 हल्का है, ट्रायल बैलेंस टैली होने वाला नहीं था. लेकिन बाद में और एक एरर हो गया, उसमें सेल्स का 500 रुपया रिकॉर्ड कर दिया बट डेबिट साइड का बी का 500 रुपया लिखने का रह गया, तो ट्रायल बैलेंस फिर से बार क्रेडिट साइड में ही हो गया, डेबिट साइड में भी हल्का हो गया. तो एक एरर की वजह से आने वाला इफेक्ट दूसरे एरर ने कंपेंसेट कर दिया, इसको बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स. तो यहां पे एक नहीं बल्कि दो एरर्स है और दोनों एक दूसरे को छुपा रहे हैं, तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके. तो दिस इज नॉट ओनली ओमिशन बट दीज आर टू मिस्टेक्स एंड टू मिस्टेक्स ऑफ एग्जैक्टली सेम अमाउंट बट एग्जैक्टली अपोजिट नेचर, जिसकी वजह से दोनों मिस्टेक एक दूसरे को काट रहा है, तो कभी ट्रायल बैलेंस में फर्क ही नहीं पड़ेगा, अपने को समझेगा ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. सो कंपेंसेटिंग एरर्स आर ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट. टीबी इज नॉट अफेक्टेड. अब ये जो मेरा चार्ट है जरा ठीक से लिख लीजिएगा, और कहां पे मैंने लिख के रखा है टीबी अफेक्टेड नॉट अफेक्टेड वो लिख लीजिएगा, क्योंकि जब मैं बाद में प्रॉब्लम करना चालू करूंगा तो इट विल बी इजी फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करूंगा. कल का लेक्चर बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल के लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं हाउ टू एक्चुअली रेक्टिफाई द थिंग्स. तो मिस्टेक्स क्या है वो आज सिखा के हो गया, अब इस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने का टेक्निक क्या है वो आपको कल सिखाऊंगा. याद रखना, मिस्टेक को इरेज करना अलाउड नहीं है अकाउंट्स में. मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए अपने को मिस्टेक के इंपैक्ट को नलीफाई करने वाला नया एंट्री करना पड़ता है. कल डिटेल में बात करूंगा. ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.